जय हिंद साथियों, मैं अमित पाटीदार जीएल से आईएएस की रामबाण बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आयोग क्या होता है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसका सामान्य परिचय देखा था, उसकी संरचना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाती है, उनका कार्यकाल और उनको पद से मुक्त करने की प्रक्रिया देखी थी। आइए दोस्तों, आज हम आगे देखेंगे। आज हम भारतीय निर्वाचन आयोग में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। पहले सेवा शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे, सेवा शर्तें। उसके बाद आयोग के कार्य व शक्तियां पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख अनुच्छेद, आयोग से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां है वो एक दृष्टि में देखेंगे। तो आज हम भारतीय निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें, उनका शक्तियां या कार्य, उनके प्रमुख अनुच्छेद और भारतीय निर्वाचन आयोग की जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो एक दृष्टि में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम भारतीय निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों पे बात करते हैं। सेवा शर्तें, इसका उल्लेख देखें, उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के सब सेक्शन 5 में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है उल्लेख, ये देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसमें भी एक बात यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। तो पहली बात, अनुच्छेद 324 के सब सेक्शन में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें क्या दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें ऐसी होगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। उसमें भी यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। यह हमारी अनुच्छेद 324 के सब सेक्शन 5 में दिया गया है। अब इससे आगे हम देखते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास
समान शक्तियां उपलब्ध होती है, समान शक्तियां होती है, अर्थात जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इन तीनों के पास शक्तियां कैसी होती है, समान होती है। आगे देखेंगे हम। सेवा शर्तों में ही चलेंगे। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य जो अनुलाभ होते हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होते हैं, अनुलाभ एक समान होंगे। मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन, भत्ते या अन्य जो दूसरे अनुलाभ मिलते हैं, वही अनुलाभ जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें भी मिलेंगे। कुल मिला के जो वेतन, भत्ते या अनुलाभ है वो तीनों निर्वाचन आयुक्तों के समान होते हैं, एक समान होते हैं, जो कि इसमें भी देखना है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। यहाँ दो बातें हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके वेतन, भत्ते या जितने भी अनुलाभ होते हैं वो एक समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। और यहाँ भी जो इनके अनुलाभ होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। अगली बात, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है, उसके बाद, नियुक्ति के बाद उनको, उनकी जो भी सेवा शर्तें थे, जो भी उनको अनुलाभ मिलते थे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला, अगर जो आयोग है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में किसी विचार पर मतभेद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो आयोग है वो बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। अगर दोनों में, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तो किसी विचार को लेकर इन दोनों में मतभेद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो आयोग है वो किस आधार पर निर्णय लेगा, बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। आयुक्तों में किसी विचार पर मतभेद हो जाता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। क्लियर?
तो हमने भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवा शर्तों के बारे में अध्ययन किया, जो अनुच्छेद 324 के सेक्शन 5 में है, जिसमें क्या दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें ऐसी होगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन। अगली बात, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन दोनों के पास समान शक्तियां होती है, इनके वेतन भत्ते और जो अन्य दूसरे अनुलाभ है वो भी एक समान होते हैं। किसके बराबर? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। बात अगर वेतन की करें कि जो इनके वेतन की बात करें कि इन्हें वेतन कितना मिलता है, तो कितना मिलता है? 2,50,000 मासिक, जो कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। अब भारतीय संविधान में 2 निधियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 266 में संचित निधि है, 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किस निधि का उल्लेख मिलता है? संचित निधि, और 267 में आकस्मिक निधि। तो इस संचित निधि से ही जो भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनका जो वेतन है 2,50,000 समान है, जो मासिक है, ये कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। तो ये हमने भारतीय निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, कार्य एवं शक्तियां। पहला कार्य कि जो संसद द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम बनाया गया, तो उस अधिनियम के तहत समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। क्यों? क्योंकि जो भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं वो परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। पहला, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं हम। जो निर्वाचक नामावली होती है, वोटर लिस्ट, उसको तैयार करने का काम तथा जो योग्य अपने पंजीकृत जो मतदाता होते हैं, जो योग्य मतदाता होते हैं, उनको पंजीकृत करने का काम भी कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। अगला देखें, निर्वाचन की तिथि तथा समय सारणी
निर्धारित करना, बाकी निर्वाचन कब किए जाएंगे, कहाँ पर कब कब निर्वाचन कराए जाएंगे, इसकी जो तिथि या इसकी समय सारणी होती है उसका निर्धारण भी कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। जो भारत के राजनीतिक दल है उनको मान्यता प्रदान करना तथा चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम भी कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता तथा चुनाव चिन्ह प्रदान करना। अगला देखें, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो विवाद की स्थिति में न्यायालय के भांति भी कार्य करता है। विवाद की स्थिति में न्यायालय की भांति कार्य करना, मतलब जांच भी करवाएंगे और निर्णय भी यही लेंगे। अगला, जो निर्वाचन संबंधित विवाद होते हैं उनकी जांच या पड़ताल करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करना है तो वो कौन करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन संबंधी विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। तो ये हमने भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्तियाँ है, कुछ और है वो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों की भूभाग का निर्धारण कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला देखें, निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करने का काम भी कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला देखें, निर्वाचन की तिथि तथा समय सारणी निर्धारित करना। अगला, राजनीतिक दलों को मान्यता तथा चुनाव चिन्ह प्रदान करना। अगला, विवाद की स्थिति में न्यायालय की भांति कार्य करना। अगला, निर्वाचन संबंधित विवाद की जांच के लिए किसी अधिकारी की अगर नियुक्ति करनी है तो ये काम भी कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। थोड़े और हैं वो और देखेंगे हम। कार्य व शक्तियां, चुनाव के समय दलों तथा उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्मित करना। भाई जो निर्वाचन या चुनाव के समय जो राजनीतिक दल होते हैं वह उनके उम्मीदवार होते हैं उनके लिए आदर्श आचार संहिता निर्मित करने का काम भी कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला देखें, चुनाव के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार हेतु रेडियो
तथा टीवी प्रसारण सूची निर्मित करना। जैसे चुनाव के समय राजनीतिक दलों की जो नीतियां होती है उनके प्रसारण के लिए जो रेडियो और टीवी की जो सूची होती है उनका निर्मित करने का काम भी कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला, मतदान केंद्र लूट या हिंसा तथा अन्य अनियमितताओं के चलते निर्वाचन रद्द करने का काम भी निर्वाचन रद्द करना। जो अगर मान लो कि मतदान केंद्र लूट लिया गया हो या वहाँ पे कोई हिंसा हो गई हो या कोई दूसरी अन्य अनियमितताएं हैं तो उनको देखकर उनके चलते भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव या निर्वाचन को रद्द भी कर सकता है। अगला, संसद या राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित मामलों पर क्रमशः राष्ट्रपति, अगर संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित कोई मामले हैं तो वो किसे? राष्ट्रपति। तथा अगर कोई विधानमंडल है किसी राज्य का और उस विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित कोई मामले हैं तो किसे? राज्यपाल को सलाह देगा या विचार विमर्श करेगा। अगर मान लो संसद हो या कोई राज्य विधानमंडल हो, उसके सदस्यों की निर्भरता से संबंधित कोई मामले हो तो उसके लिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से विचार विमर्श करता है। आगे देखते हैं। अगला ये है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया हो और उस राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष समाप्त हो चुका हो, क्योंकि 1 वर्ष के बाद चुनाव कराना पड़ता है, तो अगर किसी राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त हो गया हो, उसके बाद चुनाव कराना है या नहीं, इसकी सलाह भारतीय निर्वाचन आयोग किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसे देगा? राष्ट्रपति को। तो ये हमने आज भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा की। अब हम देखेंगे जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहली बात, उल्लेख कहाँ मिलता है? संविधान के भाग 15 और उसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक। क्लियर? अब देखते हैं हम प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो हम अनुच्छेद 324 उसके कुछ सबसेक्शन है, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला,
अनुच्छेद 324 सबसेक्शन 1, इसमें जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना की बात की गई है, स्थापना। दूसरा 324 का सबसेक्शन 2 है, उसमें संरचना के बारे में बताया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी होनी चाहिए। तीसरा अगर देखें 324(3), इसमें नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नियुक्ति के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 324 के सबसेक्शन 3 में। और देखिए अनुच्छेद 324 का सबसेक्शन 4 है, इसमें प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें क्या है कि अगर भाई प्रादेशिक स्तर पर अगर भारतीय निर्वाचन आयोग को किसी आयुक्त, किसी अधिकारी की जरूरत है तो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि भाई हमें इसकी जरूरत है, इसे नियुक्त करो। अगला 324 सब सेक्शन 5, इसमें जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवा शर्तें, पदावधि मतलब कार्यकाल तथा त्याग पत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला देखें 324 का सब सेक्शन 6, अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति करनी है तो उसके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर आयोग की सहायता के लिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति करनी है तो उसका उल्लेख 324 के सब सेक्शन 6 में। तो हमने अनुच्छेद 324 के कुछ सब सेक्शंस देखे, जिसमें अनुच्छेद 324 के सब सेक्शन 1 में क्या है? आयोग की स्थापना के बारे में, 2 में उसकी संरचना के बारे में, 3 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में है, 324 के 4 में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, 324 के 5 में क्या है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी सेवा शर्तों, पदावधि तथा त्यागपत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। और सब सेक्शन 6 में अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति करना है तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ये हमने 324 अनुच्छेद 324 के 6 सब सेक्शंस देखे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। प्रमुख अनुच्छेद अनुच्छेद 325, इसमें क्या उल्लेख मिलता है कि धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम जुड़ने से अपात्र न होना तथा उसी आधार पर किसी विशेष निर्वाचक नामावली में उसे जुड़ने का दावा न करना। कुल मिला के धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी इस व्यक्ति को हम निर्वाचक नामावली में अपात्र घोषित करते हैं, और ना ये बोलते हैं कि इस व्यक्ति को किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाने का दावा नहीं करते हम। कुल मिला के है तो धर्म, जाति, मूल वंश तथा लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में अपात्र न होना